दोस्तों, जुपिटर एक ऐसा ग्रह है जो गैसों से घिरा हुआ है और उस पर तेजी से घूमते हुए तूफान चलते रहते हैं। इस गैस के बने बड़े से ग्रह पर इतने घने बादल हैं कि उनके अंदर झांक पाना नामुमकिन है। यही वजह थी कि वैज्ञानिक हमेशा से ये जानना चाहते थे कि जुपिटर ने उन घने बादलों के पीछे क्या छिपा रखा है। अगर सीधे शब्दों में कहें तो वैज्ञानिक जुपिटर के अंदर झांक कर देखना चाहते थे। इंसान तो जुपिटर पर जाने से रहा, लेकिन यह काम एक स्पेसक्राफ्ट तो कर ही सकता था। तो यही सब सोचकर साइंटिस्ट गैलीलियो नाम के एक स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं, जिसे वह जुपिटर के अंदर उतारने का सोचते हैं। तो जैसे ही वह स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के अंदर गया, उसने क्या देखा और उसके साथ फिर क्या हुआ, यही है हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है। तो हमेशा की तरह ये वीडियो भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा, इसीलिए इसको एंड तक देखते रहना। इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर हमें जुपिटर के अंदर जाने की इस कहानी को अच्छे से समझना है तो हमें इसको शुरू से शुरू करना पड़ेगा। यानी हमें वक्त में पीछे जाकर यह देखना पड़ेगा कि आखिर जुपिटर के अंदर जाने का आइडिया साइंटिस्ट को कैसे आया। तो चलो थोड़ा पीछे चलते हैं और समझते हैं इस पूरी कहानी को। तो दोस्तों, वैसे तो जुपिटर पर अब तक 9 स्पेसक्राफ्ट्स भेजे जा चुके हैं, लेकिन यह बात है उस टाइम की जब 2 ट्विन स्पेसक्राफ्ट्स यानी वज्र 1 और वज्र 2 जुपिटर के पास से फ्लाई बाय करके जाते हैं। तो जैसे ही वह दोनों स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के पास से गुजरे तो उन्होंने देखा कि जुपिटर के पास भी अपने रिंग्स हैं जो कि काफी पतले हैं, और साथ ही साथ उन स्पेसक्राफ्ट्स ने जुपिटर के कुछ नए मून भी देखे। तो जब साइंटिस्ट ने यह सब देखा तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा स्पेसक्राफ्ट बनाया जाए जो कि ये पता लगा पाए कि आखिर जुपिटर के पास रिंग्स कैसे आए, और साथ ही साथ वो स्पेसक्राफ्ट जुपिटर के मून को भी अच्छे से स्टडी करे, और खास तौर पर जुपिटर के 4 बड़े मून को। तो साइंटिस्ट ये सब सोच ही रहे थे कि उन्हें यह आइडिया आया कि क्यों ना इसी बहाने वो स्पेसक्राफ्ट के साथ एक प्रोब को भी अटैच कर दें जो कि जुपिटर के अंदर लैंड करे और हमें जुपिटर के अंदर का मंजर दिखा पाए। तो इन्हीं सब चीजों को मद्देनजर रखकर साइंटिस्ट एक स्पेशल स्पेसक्राफ्ट को डिजाइन करते हैं और उसके साथ वो एक बड़े से प्रोब को भी अटैच कर देते हैं। खैर, वो स्पेसक्राफ्ट और प्रोब तो रेडी हो चुके थे, लेकिन अब परेशानी ये थी कि साइंटिस्ट को समझ नहीं आ रहा था कि वो स्पेसक्राफ्ट और उस प्रोब को क्या नाम दे। तो जॉन आर कजानी नाम के इंजीनियर उस टाइम इस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे थे। उन्होंने कम्युनिटी में बहुत सारे नेम सजेस्ट किए और वोटिंग कराई। तो जिस नेम पर सबसे ज्यादा वोट्स आए वो था गैलीलियो, क्योंकि दोस्तों गैलीलियो पहला इंसान था जिसने सबसे पहले टेलीस्कोप से जुपिटर को देखा, और साथ ही साथ उसने जुपिटर के 4 सबसे बड़े मून भी देखे। और अगर देखा जाए तो यही काम उस स्पेसक्राफ्ट का भी था। उसको जुपिटर को अच्छे से स्टडी करना था और साथ ही साथ जुपिटर के 4 बड़े मून को भी। तो सबको यही लगा कि गैलीलियो नाम स्पेसक्राफ्ट के लिए परफेक्ट रहेगा। तो बस उस स्पेसक्राफ्ट का नाम गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट रखा गया और उस प्रोब का नाम भी गैलीलियो प्रोब रख दिया गया। दोस्तों, गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसको जुपिटर के गिर्द घूमना था, क्योंकि उससे पहले जितने भी स्पेसक्राफ्ट जुपिटर पर गए थे तो वो बस जुपिटर के पास से फ्लाई बाय करके गए थे। तो गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट था जिसे जुपिटर के गिर्द ऑर्बिट करना था। तो फाइनली गैलीलियो को 18 अक्टूबर 1989 में लॉन्च कर दिया गया, जो फिर जुपिटर पर 7 दिसंबर 1995 में पहुंचा था। यानी उस स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 6 साल लग गए थे। और अपने इस 6 साल के लंबे सफर में गैलीलियो ने बहुत सारी नई चीजों को भी डिस्कवर किया, जैसे कि एस्टेरॉइड्स। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसने एस्टेरॉइड्स को बहुत पास से देखा। साल 1991 में गैलीलियो ने पहली बार एक एस्टेरॉइड को बहुत पास से देखा जिसका नाम 951 गैस्पर था। और उसके 2 साल बाद ही यानी 1993 में गैलीलियो ने एक और एस्टेरॉइड 243 आइड के पास से भी फ्लाई बाय किया, और साथ ही साथ उसने यह देखा कि 243 आइड के पास अपना एक चांद है। तो यह सब देखने के बाद साइंटिस्ट काफी हैरान हुए, क्योंकि वह पहली बार किसी एस्टेरॉइड का चांद देख रहे थे, वरना तब तक उन्हें यही लगता था कि चांद सिर्फ प्लेनेट के पास होते हैं। वेल दोस्तों, गैलीलियो अपने सफर पर ऐसे ही रवाना रहा।
लेकिन इससे पहले कि वह जुपिटर तक पहुंचता, उसने एक अजीब चीज और देखी। दोस्तों, जब गैलीलियो एस्टेरॉयड बेल्ट को क्रॉस करके जुपिटर पर पहुंचने ही वाला था कि उसने देखा कि बहुत सारे कॉमेट्स जुपिटर की तरफ तेजी से बढ़ रहे हैं। यानी इसका मतलब यही था कि वो सब जुपिटर से टकराने वाले हैं। जब साइंटिस्ट ये सब देखते हैं तो वो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि ह्यूमन हिस्ट्री में ये पहली बार था कि वो किसी प्लेनेट पर इम्पैक्ट्स को डायरेक्टली देखने वाले थे। तो जैसे कि वो एस्टेरॉइड्स एक लाइन में थे, तो वो एक एक करके जुपिटर से टकराने लगे और फिर लगातार 6 दिन तक वो जुपिटर के अंदर क्रैश होते रहे। साइंटिस्ट जो ये सब देख रहे थे, उनका यह कहना था कि उस एक इम्पैक्ट की एनर्जी 6 मिलियन टन TNT के बराबर थी, जो कि इतनी ज्यादा है कि अगर हमारी पूरी दुनिया की न्यूक्लियर पावर को भी जमा कर लिया जाए, तब भी वह एनर्जी उस न्यूक्लियर पावर से सैकड़ों गुना ज्यादा बनती है। और जब वो एस्टेरॉइड्स जुपिटर से टकरा रहे थे, तो जुपिटर पर बहुत बड़े बड़े ब्लास्ट हो रहे थे, जिनकी हाइट हजारों किलोमीटर तक ऊपर जा रही थी। तो गैलीलियो पहला ऐसा स्पेसक्राफ्ट बना जिसे यह सब देखने का मौका मिला। खैर, यह सफर ऐसे ही कंटिन्यू रहा और गैलीलियो जुपिटर के और करीब जाता रहा। लेकिन इससे पहले कि गैलीलियो जुपिटर तक पहुंचता, साइंटिस्ट गैलीलियो प्रोब को उसके स्पेसक्राफ्ट से डिटैच करने का सोचते हैं। जी हाँ दोस्तों, गैलीलियो को भी जुपिटर तक पहुंचने में पूरे 5 महीने बाकी थे, लेकिन साइंटिस्ट 5 महीने पहले ही गैलीलियो प्रोब को उसके स्पेसक्राफ्ट से डिटैच कर देते हैं। जहां स्पेसक्राफ्ट को जुपिटर पर दिसंबर में पहुंचना था, वहीं 5 महीने पहले यानी जुलाई 1995 में साइंटिस्ट प्रोब को गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट से डिटैच कर देते हैं। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि जब प्रोब को इतने जल्दी डिटैच कर दिया गया, तो फिर उसके जुपिटर तक पहुंचने में 5 महीने क्यों लगे? तो दोस्तों, इसका जवाब यह है कि जब गैलीलियो प्रोब को उसके स्पेसक्राफ्ट से डिटैच किया गया, तो उसे बहुत धीमी स्पीड पर छोड़ा गया था। यानी प्रोब धीरे धीरे जुपिटर की ओर बढ़ता रहा। और इसकी वजह यह थी कि अगर प्रोब को तेज स्पीड पर छोड़ा जाता, तो वह जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर करने से पहले ही टूट जाता। जुपिटर का एटमॉस्फेयर इतना घना और शक्तिशाली है कि उसमें एंटर करने के लिए स्पीड को कंट्रोल करना बेहद जरूरी था। इसलिए गैलीलियो प्रोब को धीरे धीरे जुपिटर की ओर भेजा गया, ताकि वह एटमॉस्फेयर के अंदर सुरक्षित तरीके से प्रवेश कर सके। फाइनली 7 दिसंबर 1995 को वह दिन आया जब गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट और प्रोब दोनों जुपिटर के करीब पहुंचे। प्रोब ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में एंटर किया और वहां की गैसों और मौसम की स्थिति के बारे में डिटेल्ड जानकारी भेजना शुरू कर दिया। जैसे ही प्रोब ने एटमॉस्फेयर में एंटर किया, उसकी स्पीड लगभग 1,70,000 किलोमीटर प्रति घंटा थी। इतनी तेज स्पीड से एटमॉस्फेयर में प्रवेश करना बहुत ही खतरनाक था, लेकिन प्रोब को इस स्पीड को झेलने के लिए डिजाइन किया गया था। जैसे जैसे प्रोब जुपिटर के एटमॉस्फेयर के अंदर उतरता गया, उसने हमें जुपिटर की ऊपरी परतों के बारे में नई नई जानकारियां दी। वहां इतनी तेज हवाएं चल रही थीं कि उनकी स्पीड 500 किलोमीटर प्रति घंटा थी, और साथ ही साथ वहां का तापमान इतना ज्यादा था कि अगर कोई इंसान वहां होता तो वह चंद सेकंड्स में जलकर राख हो जाता। गैलीलियो प्रोब ने जुपिटर के एटमॉस्फेयर में लगभग 58 मिनट तक डेटा भेजा। इस दौरान उसने जुपिटर की विभिन्न परतों के तापमान, दबाव और हवा की गति की जानकारी भेजी। लेकिन दोस्तों, जुपिटर का एटमॉस्फेयर इतना शक्तिशाली और घना था कि धीरे धीरे वह प्रोब को नष्ट करने लगा। 58 मिनट के बाद प्रोब का सिग्नल खत्म हो गया और वह जुपिटर की गहरी परतों में जाकर पूरी तरह से नष्ट हो गया। लेकिन उससे पहले वह जो डेटा भेज चुका था, वह साइंटिस्ट्स के लिए बेहद मूल्यवान था। इस दौरान गैलीलियो स्पेसक्राफ्ट ने जुपिटर की कक्षा में प्रवेश किया और वहां से उसने कई सालों तक जुपिटर और उसके मून की स्टडी की। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियो मिस न करें।